आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्ते जी। कि लोगों को कि आप वास्तु आर्ट के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मैं तो ये कहूँगी कि आप थर्ड जनरेशन हैं जी, मांगलिक दोस्तों तो यानी जो भी अगर लव मैरिज में, अक्सर ये लव मैरिज में ही प्रॉब्लम आती है। अगर आपका तिजोरी का मुंह वेस्ट डायरेक्शन में है, हमेशा कैश एक विद्या होती है जिसे बोलते हैं स्वर शास्त्र मान रहे हैं, अंबानी जी मान रहे हैं, पर हम जो आम आदमी है उनको लगता है ये क्या बात है। ईस्ट फेसिंग रहे तो उसमें कैसी ग्रोथ रही, दरवाजे के बिल्कुल एग्जैक्टली सामने नहीं आना। वास्तु पे भी आएगा, आपकी पर्सनैलिटी पे भी आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत और मैं हूं आपके साथ प्रेमा प्रियदर्शनी। एक बार और मैं रोमांचक पॉडकास्ट लेकर आई हूं, लेकिन ये रोमांचक इसलिए भी है क्योंकि ये आपके जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ सुधार करेगा। वास्तु जीवन से लोगों ने बहुत बार सुना है कि बुरी नजर भी लगती है, कभी कभी निगेटिव एनर्जी भी फील होने लगती है। बहुत सारे क्षेत्र में आप ऐसे मिथ को भी लेकर घूमते हैं कि इंस्टा स्क्रॉल करते करते लगता है कि चलो इन्होंने ये बताया है हम ऐसा कर लेते हैं, चलो ये पंडित जी ऐसा बता रहे हैं हम ऐसा कर लेते हैं। पर हर चीज हर फील्ड के लिए नहीं बनी होती है। वास्तु एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन पर बहुत असर डालती है। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, मैं एक ऐसे व्यक्ति को अपने स्टूडियो में लेकर आई हूँ जो कि आपको हर चीज से अनुभव कराएंगे, जो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। Joining us today is Mr. Ravindra Dadhich, a renowned Vastu expert and architect with over 30 years of experience. Coming from a family deeply rooted in Vastu Shastra and astrology, he blends this ancient wisdom with modern architectural knowledge gained from his degree in the USA. Having guided thousands of homes, offices and industries, Mr. Dadhich believes Vastu is not just about structures, but about harmonizing life's energies. We are honored to welcome him to the podcast. रविंद्र दधीच जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्ते जी। और मैं बताना चाहूँगी लोगों को कि आप वास्तु आर्ट के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हैं और आप मतलब मैं तो ये कहूँगी कि आप थर्ड जनरेशन हैं और बहुत ज़्यादा अनुभव है आपके पास। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब वास्तु के लिए जाते हैं तो कहीं मिथ में घूमते रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ों में फंसकर ही रह जाते हैं। कहते हैं, एक जगह मैंने सुना था कि घर ऐसा बनाओ कि आपको सुकून दे, लेकिन वो घर तभी अच्छा बनेगा जब वास्तु के हिसाब से बना रहेगा। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला है, क्योंकि मुझे पता है कि आप आउट ऑफ कंट्री भी जाते हो, बहुत ज़्यादा आपके चाहने वाले हैं जिनको आप मिलते हो, उनके लिए भला कर रहे हो। बहुत बहुत थैंक यू मैडम, आपने स्टूडियो में बुलाया, हमारे को पॉडकास्ट के लिए बुलाया, थैंक यू वेरी मच। वास्तु को लेकर के क्या है कि लोगों में कई तरीके की धारणा बनी हुई है कि मकान में केवल और केवल वास्तु ही सब कुछ है जी। या केवल वास्तु गड़बड़ होने से ही लाइफ में पूरे चेंजेस आ जाते हैं, या वास्तु केवल इकलौती वास्तु के गड़बड़ होने से पूरी लाइफ तहस नहस हो जाती है। देखिए, ये पूरी बात 100% सही नहीं है। लाइफ में कई सारे फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं। अपने कर्म भी जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कर्म के साथ साथ में आपका भाग्य जो है वो भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर भाग्य में वास्तु लिखी है तो ही आप वास्तु करा पाओगे। अगर आपके भाग्य में वास्तु नहीं लिखी हुई है तो आप वास्तु करा ही नहीं पाओगे। अगर जो आपके साथ एसोसिएटेड हैं, आपके स्टाफ, आपके परिवार वाले, आपके शादी होने के बाद पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, आपके ससुर जी, सास, ये सब एक एक फैमिली मेंबर जो है उनका भी भाग्य डायरेक्ट आप उससे जुड़े हुए हैं। मतलब वो भाग्य भी जरूरी, वास्तु पे इफेक्ट करता है जी। अच्छा, तो भाग्य बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, हर आदमी का अपने भाग्य के हिसाब से वास्तु निर्धारित होती है। देखिए, वास्तु दो तरीके से काम करती है। एक तो होती है वास्तु के कुछ फंडामेंटल रूल, जो कि आम आदमी को पता है कि अग्नि कोण में, वायु कोण में किचन होनी चाहिए, साउथ में, वेस्ट में, और साउथ वेस्ट में बेडरूम का, मुखिया का बेडरूम होना अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट में पूजा होना अच्छा है। इसके अलावा मेन एंट्री के जो 32 पद दिए हुए हैं, 32 द्वार दिए हुए हैं, उनके अंदर मेन एंट्री का होना, ये तो एक हुआ बेसिक चीज़।
पर इसके अलावा कई आदमियों को क्या है कि कई दिशा बड़ी सूट करती है, और ये जो चीज़ डिफाइन होती है ये उनकी इंडिविजुअल की जन्म पत्रिका के हिसाब से होती है। एक घर के अंदर मान लीजिए 4 आदमी है, 5 आदमी है या 6 आदमी, जितने भी आदमी हैं, तो उन सब की इंडिविजुअल कुंडली का अवलोकन करने के बाद ये निर्धारित होता है कि किस आदमी को कौन सी दिशाएं ज़्यादा फल देगी और कौन सी दिशा फल कम देगी। कई बार आपने देखा होगा कि आदमी की कुंडली, आदमी ने वास्तु के हिसाब से तो मकान बना लिया, पर उसके बावजूद भी जो है उसको तरक्की, सक्सेस नहीं मिली। वो उसमें मकान में घुसने के बाद प्रॉब्लम आने लग गई। कई आदमी आपको कहते हुए जरूर सुनेंगे कि नहीं नहीं, हमने तो खूब वास्तु कराई, अलग अलग विद्वानों को दिखाया, उसके बाद भी हमारे को रिजल्ट नहीं आया। तो उसके पीछे जो एक अहम कारण ये भी है कि आप अपनी जब भी वास्तु के अंदर वास्तु दिखाते हैं तो जरूर जन्म पत्रिका जरूर दिखाएं। इसके अलावा वास्तु निष्फल है, केवल वास्तु को लेके करेंगे तो ये बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है। तो आपने तो हमें बहुत नई चीज़ बताई कि जैसे अक्सर लोग ऐसा होता है कि जब जाते हैं घर बनवाने तो वो सोचते हैं कि हाँ वास्तु के हिसाब से हम बनवा रहे हैं, बट पर्सन टू पर्सन होता है। ये आपने हमें एक नई चीज़ बताई है कि अगर जैसे जितने घर में लोग हैं तो सबके हिसाब से उनके कमरे उनकी कुंडली के हिसाब से भी होने चाहिए। इसको मैं एक बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए क्या है कि आजकल आप हिंदुस्तान में एडवाइस किससे भी लीजिए, सब तुरंत आपको 1000 एडवाइस दे देंगे, हर फील्ड के एडवाइस दे देंगे। आपकी थोड़ी तबीयत खराब है तो आपको चल पड़ोसी भी एडवाइस दे देगा, आपको केमिस्ट भी दे देगा, कंपाउंडर भी दे देगा, डॉक्टर भी दे देगा। तो ये कैटेगरी हो गई। ऐसे ही वास्तु में क्या है कि आपको हर जना एक एडवाइस देने के लिए तैयार है। आपको पड़ोसी भी दे देगा, गूगल के ऊपर भी मिल जाएगी, इंटीरियर डिज़ाइनर भी आपको एडवाइस दे देंगे, पर उनका एक जो नॉलेज है इस फील्ड को लेकर के वो एक लिमिटेड ही नॉलेज है। इसकी अगर आपको गहराई तक जाना है तो इसमें एस्ट्रोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट मस्ट है, जरूरी है। इसके बिना वास्तु जो है ज़्यादा काम नहीं आएगी। यानी वास्तु और जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है वो कनेक्टेड है साथ में ही। जी, कनेक्टेड नहीं, मैं ये कहूँगा कि वास्तु के जितने भी फॉर्मूले बने हुए हैं, वास्तु के जितने भी रूल्स बने हुए हैं, वो सारे एस्ट्रोलॉजी से ही डिराइव हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि अग्नि कोण में किचन होनी चाहिए। उसके पीछे जो मेन कारण है कि साउथ ईस्ट कोना जो है वो मंगल का है। अच्छा, मंगल क्योंकि अग्नि का कारक है, मंगल में तेज है, तो अगर अग्नि कोण में मंगल की दिशा के अंदर अगर आप रसोई बनेगी तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। इसीलिए जितने भी हमारे विद्वानों ने, ऋषि महर्षियों ने अग्नि कोण में किचन बनाना जो है वो सबसे ज़्यादा फलदायी माना गया। जी अच्छा, जैसे आपने एस्ट्रो का हमें बताया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जो मांगलिक लड़की है या लड़का कोई भी हो सकता है, वो अक्सर ऐसा करते हैं कि जैसे नॉन मांगलिक से अगर शादी हो गई तो पहले तो परिवार ही बहुत ज़्यादा डरा होता है कि नॉन मांगलिक से शादी हो रही है और थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जीवन हो सकता है, क्योंकि लोग डरते हैं नॉन मांगलिक टू मांगलिक से शादी करने के लिए। बट ये कितना सही है, और अगर ये मांगलिक और नॉन मांगलिक शादी नहीं कर सकते हैं तो कुछ तो उपाय उनके लिए होते ही होंगे। देखिए, मांगलिक जो है एक बहुत बड़ा एरिया है। बहुत बड़ा एरिया, मतलब केवल एक मांगलिक वर्ड बोलना ही सफिशिएंट नहीं रहेगा। देखिए, मांगलिक जो मंगल से, अगर मंगल कुंडली के 5 घरों में होता है तो उसे मांगलिक कहते हैं, परंतु इन्हीं घरों में अगर शनि बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है या कोई ग्रह क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो वो भी मांगलिक कहलाता है। और बल्कि उनका जो इम्पैक्ट है वो मंगल से भी ज़्यादा गड़बड़ है। यहाँ तक कि मैंने एक रिसर्च करी है कि जो डाइवोर्स आजकल हो रहे हैं, तलाक जो आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, उसके पीछे ये मांगलिक होना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। गुरु जो है वो, गुरु यानी जुपिटर प्लेनेट, अगर उसका कहीं भी संबंध भाग्य भाव से बन रहा है और वहाँ गलती से बुध मरकरी आ जाता है तो मतलब 100% तलाक होना तय है। और ये मेरे पास कम से कम भी मैं सैकड़ों कुंडलियां हैं जिनमें कि तलाक होकर के आई है, और उसके पीछे कारण यही है। तो हम केवल मंगल को लेकर के हम डरे रह रहे हैं, वो मंगल नहीं है, बल्कि जो सबसे सौम्य प्लेनेट है चंद्रमा और जो गुरु जो सबसे सौम्य प्लेनेट है, इनके भी गड़बड़ होने से तलाक होते वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रह सकता है। यानी सिर्फ हमें मांगलिक से डरने की जरूरत नहीं है, हमें प्रॉपर अपनी कुंडली में ये भी चीजें देखनी पड़ेगी। इसको मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन और करता हूँ। देखिए, आप ऐसे समझिए, जुपिटर है, गुरु जो है बृहस्पति, वो क्या देता है? ज्ञान देता है।
जी। अब एक्सेस ज्ञान भी पारिवारिक लाइफ में, मतलब फैमिली लाइफ में, वो बढ़िया नहीं है। हस्बैंड या वाइफ 24 घंटे ज्ञान ही दे रहा है, वो सामने वाले की नहीं सुन रहा, तो वो उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा, केवल ज्ञान दे करके सॉल्यूशन निकाल रहा है, तो वो शादी या तो सक्सेसफुल नहीं रहेगी, नहीं तो उसमें बड़ी तकलीफ आएगी जी। तो केवल और केवल मंगल से ही नहीं डरना चाहिए, ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि शास्त्रों में अगर कोई बीमारी लिखी है तो उसका इलाज भी लिखा है। अच्छा। अगर मांगलिक दोष किसी के है तो उसका इलाज भी शास्त्रों के अंदर दिया हुआ है। इसमें मेन चीज ये है कि अगर शादी से पहले अगर ध्यान दें तो उसका इलाज विधिवत हो जाता है। बाद में तो पूजा पाठ, दान पुण्य और मंत्र जाप के द्वारा आप उसकी नेगेटिविटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं, या ये बोले कि एकदम से खत्म भी कर सकते हैं, तो वो भी संभव है। तो यानी जो शादी से पहले अगर कोई रेमेडी करना चाहे तो क्या रहेगा मांगलिक वालों के लिए? देखिए, शादी से पहले कई तरीके, इसमें इंटेंसिटी देखा जाता है कि मंगल की, या जिसे बोले कि क्रूर ग्रहों की विवाह के लिए वो गड़बड़ कर रहे हैं। सर्वोत्तम उपाय क्या है? वृक्ष विवाह। लड़के के का अगर है तो वृक्ष विवाह कराना चाहिए, लड़की का है तो कुंभ विवाह कराना चाहिए। अगर किसी का उपाय अगर पूछे तो सबसे बढ़िया उपाय है कि विष्णु विवाह या फिर कुंभ विवाह लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी हिसाब से अगर मान लीजिए कि अगर कुंडली में ऐसा दोष दिख रहा है तो विष्णु विवाह करवाना चाहिए, कुंभ विवाह करवाना चाहिए। दूसरी चीज ये देखें कि अगर लड़के का है तो वृक्ष विवाह जरूर करवाना चाहिए। अच्छा। अगर इंटेंसिटी उसकी थोड़ी कम है तो मंत्र जाप के द्वारा भी इसको निष्फल किया जा सकता है। लड़के के लिए मंत्र जाप कई तरीके से हैं, लड़की के लिए जो है वो गौरी स्तुति का भी है, लड़की के लिए कात्यायनी का भी है, और एक दो मंत्र और भी हैं, उनके द्वारा भी इसका प्रभाव को मांगलिक दोष हम कम कर सकते हैं। मांगलिक दोष को कम किया जा यानी जो भी अगर लव मैरिज में, अक्सर ये लव मैरिज में ही प्रॉब्लम आती है कि लोग सोचते हैं कि नॉन मांगलिक से शादी करनी। बहुत बार बच्चे हाइड भी कर लेते हैं अपने पेरेंट्स से, वो बताते भी नहीं है, बट आई थिंक कि अब उन्हें वो उपाय मिल चुका है। तो आगे बढ़ते हुए, जैसे जो ये वास्तु रेमेडी होती है, ये इफेक्टिव होती है? देखिए, वास्तु रेमेडी जो है, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक लोगों में मिथ है, भ्रम है, जो आजकल वास्तुकार चला रखे हैं कि केवल कलर चेंज कर दीजिए, वहां पे लाल पट्टी लगा दो, पीली पट्टी लगा दो। देखिए, ये सब कुछ हद तक ठीक है, पर हर जगह ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। इसको समझने के लिए हम इसको 3 कैटेगरी में वास्तु में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला है कि सूक्ष्म दोष, फिर एक आ गया मध्यम दोष, और एक आ गया महादोष। यानी कि एक तो 100% गलत है, एक है ऑलमोस्ट 50% के आसपास, और एक बहुत छोटा दोष है। तो जो बड़े दोष है उनकी रेमेडी संभव नहीं है। बड़े दोषों में हो गया, एक तो आपका जैसे नॉर्थ ईस्ट का गड़बड़ होना, वो काफी बड़ा दोष कहला गया है, उसकी रेमेडी मत करना चाहिए, उसको जहां तक हो सके उसको प्रॉपर विधिवत सही ही करना चाहिए। एक हो गया साउथ वेस्ट का, एक हो गया ब्रह्मस्थान का। अगर इन 3 जगह पे अगर कोई ब्लंडर्स हैं तो इनको आप रेमेडी में ना जाएं, इसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये हमने खूब जगह ट्राइड एंड टेस्ट करके देखे, इनका कोई रिजल्ट नहीं है। स्पेशली एंट्री का, साउथ वेस्ट की एंट्री अपने आप में बहुत बड़ा दोष है। साउथ वेस्ट के अंदर गड्ढा होना, उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड टैंक बना लेते हैं, बोरवेल बनाते हैं, वो भी एक काफी बड़ा दोष है। और नॉर्थ ईस्ट में आपके सीवरेज टैंक, टॉयलेट, सीढ़ी होना, वो ज़्यादा इशू करता है। पर इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान दीजिए कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर अगर वो ईस्ट के बीच में है तो ब्लेंडर नहीं है। ओके। वो मिस्टेक है, उसका इतना ज़्यादा जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। पर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और नॉर्थ के बीच में अगर सीढ़ी है, टॉयलेट है, सीवरेज टैंक है, तो ये ब्लेंडर है। तो जो नॉर्थ ईस्ट को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के ईस्ट। तो इसमें ईस्ट वाला जो सेगमेंट है वो इतना ज़्यादा दोषी नहीं है। अगर किसी भी घर में अगर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के ईस्ट के बीच में आ रहा है तो इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। नॉर्थ में आपको जरूर चेंज करवाना चाहिए, उसकी कोई भी रेमेडी नहीं है। जो मध्यम लेवल का है उनका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। कई जगह मीडियम लेवल के जो वास्तु के दोष है वहाँ पे हम मिरर रेमेडी कर देते हैं, कॉपर वायर से उसको हम जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कई जगह सिल्वर वायर भी लगा करके उसको हम ठीक करते हैं। कुछ हद तक कलर रेमेडी भी हम उसके अंदर सजेशन देते हैं। और कई सारे जैसे वेट डालना, हल्का करना, इस तरीके के मध्यम की जो रेमेडी है वो
उसमें सक्सेसफुल है और वो कारगर है। तो जो सूक्ष्म दोष है उसको भी कई तरीके से हम सुधार करते हैं। एक तो एक जो अलग अलग कलर की जो टेप्स आती है वो टेप लगा करके उस दिशा का, ग्रह का प्रभाव को घटाया बढ़ाया जा सकता है। मिरर लगा के भी उसको ठीक किया जा सकता है। कुछ जगह एक्स्ट्रा वेट डाल के, कुछ जगह लाइट करके, बेड की प्लेसमेंट शिफ्ट करके हम उस एनर्जी फ्लो को जो है वो बढ़िया किया जा सकता है। तो जो सूक्ष्म दोष है इसको आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। इसमें अगर आपको अगर ध्यान देना है तो केवल और केवल महादोष से आपको बचना चाहिए। अच्छा, तो जैसे आपने मुझे बताया कि जब भी वास्तु दोष होता है तो एक बहुत भारी होता है जिसको हमें टच ही नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपर ही ठीक कराना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि दर्शक इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत बार होता है कि आप जैसे छोटे छोटे उपायों से ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो अच्छा, जैसे कोई वास्तु शास्त्र पढ़ रहा है तो उसको टेक्निकली अगर वो वास्तु की चीज़ों को ठीक करना चाहता है तो टेक्निकली उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कोई भी वास्तु अगर अपने आप में स्वयं करना चाहता है, अपने से ही वो पढ़ करके और ज्ञान लेकर के और अपनी जो छोटी छोटी परेशानियां आ रही हैं उनको कम करना चाहता है, तो सबसे पहले आपको 8-10 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये निकालना सीखें कि आपका घर का सेंटर कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि सेंटर द मोमेंट आपने सेंटर निकालना सीख लिया तभी वहीं से आपको फिर दिशा ज्ञान होना चालू हो जाएगा। सेंटर निकालने के बाद आप कंपास को एक प्रॉपर पकड़ना सीखें। गूगल कंपास भी यूज़ कर सकते हैं, आजकल जो मोबाइल के अंदर आता है। मैग्नेटिक कंपास का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर आप अपनी 16 ग्रिड, 16 ग्रिड, 32 ग्रिड जो भी है वो आप वहाँ से आप लगाना सीखें और दिशा ज्ञान आप वहाँ से सीखें। उसके बाद आप ये देखें कि आपका जो 4 कोने हैं, इन 4 कोनों की आप प्रॉपर स्टडी करें। 4 कोनों में जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कोना नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी गलती ना करें। गलतियाँ जैसे कि एक वहाँ पे गलत कलर हो रखा है, वो एक बहुत बड़ी गलती है। ब्लू कलर वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो गुरु का कोना है और गुरु के कोने में राहु का कलर होना सबसे बड़ा वास्तु दोष है। तो नॉर्थ ईस्ट कोने में कभी भी जल तत्व का बोल करके मान करके नीला कलर ना कराएं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, आप देखिए कि सेकंड कॉर्नर आ गया साउथ वेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साउथ वेस्ट में आप कभी भी येलो कलर ना कराएं क्योंकि वो राहु का कोना है, वहाँ पे नीला कलर बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर कभी भी भारी ना रखें और उसको हल्का रखें, साफ रखें। यहाँ तक कि दिन में एक बार हो सके तो ज़रूर सफाई करें वहाँ पे, उस दिशा में, उस कॉर्नर में, मतलब पोछा लगाएं, झाड़ू लगाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मेजर चेंज ला सकती है। आप उसके अंदर क्या करें, खुशबू लगाएं, वहाँ इत्र रखें। तो नॉर्थ ईस्ट जितना कोना जितना महकेगा उतना ही उस आदमी का जो है ना मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। कई बार देखते हैं कि किसी के घरों में डिप्रेशन की बहुत बड़ी शिकायत होती है, वहाँ की मेल हो फीमेल हो, वहाँ वो अपने आप के अंदर ही काफ़ी जो है वो परेशान रहते हैं। तो उसका एक ही कोना है और वो कोना है नॉर्थ ईस्ट में, कहीं ना कहीं आपके इशू है। नेक्स्ट कोना मैं बताना चाह रहा हूँ साउथ वेस्ट का कोना। साउथ वेस्ट का कोना जो है, इसका भी आप अगर यहाँ पे गड़बड़ है तो यहाँ होने से पैसे की बचत होगी नहीं। आदमी पैसा कमा कमा करके और वो परेशान हो जाएगा, पर कभी वो अपना पैसा जोड़ नहीं पाएगा क्योंकि उस कोने में गड़बड़ है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले वहाँ पे बेड रखें, वहाँ पे वजन रखें, वहाँ पे कोई संदूक, अलमारी, कोई इसके अलावा आप कोई चेस्ट, ड्रॉर जिसके अंदर कि आप अपना पैटी कैश या रेगुलर कैश, आपके प्रॉपर्टी के कागज़ उस दिशा में रखते हैं तो मैंने देखा कि बरकत होती है। इसके अलावा साउथ ईस्ट जो है वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कोना है। आप कई लोगों को देखते होंगे कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा टाइट रहते हैं, पैसे से आ रहा है जा रहा है पर सेव भी हो रहा है, पर एक जब भी देखो हमेशा कैश से क्रंच रहता है, टाइट रहते हैं। तो वहाँ जो कोना कारगर है वो साउथ ईस्ट का कोना कारगर है। साउथ ईस्ट में अगर गलत कलर आ जाता है तो भी मैंने देखा कि आदमी परेशान रहता है। मंगल का सबसे बड़ा दुश्मन है शनि, तो शनि का कलर होना वहाँ पे बिल्कुल गलत है। इसके अलावा नीला रंग अग्निकोण के अंदर
वो भी हमारा सेकंड नंबर का दोष है। इसके अलावा वहाँ पे वॉयलेट कलर, ये भी वहाँ पे उस दिशा के अंदर नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे रेड कलर करें, मजेंडा करें, क्रीम करें, वाइट करें, ऑफ वाइट करें, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपके अग्निकोण में अगर किचन नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने घर के अंदर उस दिशा के अंदर अगर कोई भी रेड कलर का बल्ब लगाएंगे, रेड कलर का कोई आर्टवर्क लगाएंगे, रेड कलर का लैंप लगाएंगे, तो फाइनेंस के अगर इशू आ रहे हैं तो आप देखना काफ़ी हद तक फ़र्क हो जाएगा। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट में जिसके भी इशू, नॉर्थ वेस्ट में आप जो भी वास्तु सीख रहे हैं उनको ये ज़रूर देखना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में कि नॉर्थ वेस्ट जो कोना है वो है बुध का। तो जिसके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके हस्बैंड जो है वो कमाने के बाद भी साधु प्रवृत्ति आ जाती है, या बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा नहीं है, बच्चे लेट तक सोते हैं, टाइम पे नहीं, आलस आ रहा है, तो उसके पीछे जो कोना कारगर है वो है नॉर्थ वेस्ट का कोना। इसको ठीक करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसको ठीक करने के लिए क्या करें कि वहाँ पर कुछ पेंट आर्टवर्क लगाएं, कुछ उड़ते हुए परिंदे, पक्षी, स्पेशली कबूतर नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई सा भी पक्षी लगा सकते हैं। आप कोई मूविंग चीज़ लगा सकते हैं। वहाँ के ऊपर आप अपनी जैसे गाड़ी की फ़ोटो, उड़ते हुए विमान की फ़ोटो, एरोप्लेन की फ़ोटो आप लगा सकते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें करने से नॉर्थ वेस्ट को आप काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो जो भी वास्तु कर रहा है वो नॉर्थ वेस्ट कोने को ज़रूर देखे। तो इन कोनों में अगर आप ये जो मैंने वास्तु के आपको 4 कोने बताए हैं, इन कोनों को भी ठीक करने से वास्तु काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। अच्छा, जैसे अभी आपने मुझे बताया, मतलब अभी जो आप सारी रेमेडी बता रहे थे, तो इसमें एक चीज़ आपने बोला कि जैसे धन वृद्धि का बताया आपने, तो अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता ऐसी वो कौन सी गलती करते जाते हैं या वास्तु का दोष हो जाता है कि जिससे कि उनके कर्जे बढ़ते जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता और वो कर्जे में ऑटोमेटिक आ जाते हैं और फिर वो ठीक भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको एक्चुअल रीज़न पता भी नहीं होती। तो इसके लिए हम एक तो पहली बात हम पता कैसे करें कि ये हो रहा है, और दूसरी चीज़ अगर है तो उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं? देखो, मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, वो चीज़ आप अपने आप खुद ऑब्जर्व करें। सबसे पहले तो आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है जी, और हर साल आपका कर्जा बढ़ते हुए जा रहा है, लोन बढ़ते हुए जा रहा है। तीसरा, आपका हमेशा मॉनेटरी क्रंच रहता है। तो उसके लिए आपको मैं 2-3 फॉर्मूले बताता हूँ। पहला तो फॉर्मूला ये है कि साउथ वेस्ट में आप अपनी तिजोरी को जाके देखें। आपकी तिजोरी का मुंह कौन सी डायरेक्शन में है। अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में है तो आपके पास पैसा आता रहेगा, जाता रहेगा, चलता रहेगा। अगर आपका तिजोरी का मुंह वेस्ट डायरेक्शन में है, हमेशा कैश क्रंच रहेगा, हमेशा डूबे रहेंगे, उधारी में रहेंगे, परेशान होते हुए रहेंगे। और अगर आपकी तिजोरी का मुंह अगर साउथ डायरेक्शन में गलती से हो गया तो आपके मान के चले कि वो हमेशा खाली पड़ी रहेगी। अच्छा। उसमें मतलब उसमें धूल ही जमेगी, उसको मतलब आपका ना तो पैसा उसमें आएगा और ना जाएगा। यानी कर्जे से मुक्ति कर्जा तो छोड़े, मतलब खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अच्छा। तो अगर वही तिजोरी का मुंह अगर आपके नॉर्थ डायरेक्शन में है तो पैसे का फ्लो बढ़िया रहेगा, पैसा आपका जुड़ेगा ही जुड़ेगा। आप कितने भी परेशान हो जाओ पर कहीं ना कहीं से जब भी रिक्वायर होगी पैसा आएगा और वो अलमारी कभी खाली नहीं दिखेगी आपको। अंदर उसमें हमेशा कुछ ना कुछ सामान भरा हुआ ही रहेगा। जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं वो एक तो ये करते हैं कि साउथ वेस्ट कोने में जहां अलमारी रखी है उसके आसपास में जूते रख देते हैं, उसी के नीचे मतलब जूते का स्टोरेज गंदा करके रखते हैं। जो हमारे डे टू डे के गारमेंट्स वगैरह हैं, अगर वो धुले हुए हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, गंदे हैं तो वहाँ पर इशू है। तो अगर उस कोने में अगर दिक्कत है उसको चेंज करने से भी तुरंत ही फायदा मिलेगा। नेक्स्ट चीज जो आप देखें कि साउथ वॉल पे और वेस्ट वॉल पे अगर गलती से भी मिरर लगा हुआ है तो फाइनेंशियली आप टाइट रहेंगे, आप तकलीफ में रहेंगे। इन 3 चीजों को अगर आप कर लेंगे, आप देखना तुरंत ही आपको चमत्कार दिखेगा। आप इतनी इंटरेस्टिंग बात बताते जा रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्शकों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो अब मेरे मन में और क्वेश्चंस उठने लगे हैं। तो जैसे वास्तु के बारे में आपने बताया कि ये बारीकियां होती तो हम कर्जे से भी मुक्ति पा सकते हैं, इवन हमारी बढ़ोतरी धन की भी कैसे हो सकती है, आपने सब हमें बताया। लेकिन अक्सर कहते हैं ना, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव भी होता ही है। तो जैसे बहुत लोग मानते हैं, शगुन को मानते हैं, तो क्या शगुन भी रिलेटेड है वास्तु से? शगुन का आपने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है। शगुन तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई वास्तुकार किसी के भी घर में वास्तु करने जा रहा है और वहाँ पे अगर उसको शगुनों का ज्ञान नहीं है
तो ये मान के चलो कि सामने वाले का कभी भला होगा ही नहीं। आप जब घर से निकलते हैं तो अपने आप ही प्रकृति जो है वो आपको इंडिकेशन देने लग जाती है कि नहीं, सामने वाले के जिसके जा रहे हैं उसका काम होगा या नहीं होगा, उसके वास्तु के रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। इसके लिए शगुन शास्त्र का सबसे इजीएस्ट माध्यम है। जैसे आप शगुन शास्त्र की बात कर रहे हो तो अक्सर जैसे हमारे जो बुजुर्ग हों या आम कभी भी निकलते हैं तो ऐसे लोग को होता है कि जैसे छींक आ गई तो लोग कहते हैं अरे मत जाओ, मतलब, या फिर 2 बार छींक आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या इतनी वाकई में रिलेवेंट हैं या ये शगुन शास्त्र में आती हैं? नहीं, देखिए, छींक का तो अपने आप में बड़ा ही एक जबरदस्त है। इसका ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि ज्ञान नहीं है। इसको आप समझिए जी। देखिए, जब भी छींक, एक ही छींक नहीं होती है, टोटल 6 तरीके की छींकें होती है। ओके। तो जो छींक है, आप कभी भी कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जस्ट आप घर से निकले और या फिर उसके घर में एंटर होने जा रहे हैं जिसके भी आपको कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, तभी छींक वैलिड है। अदरवाइज रास्ते में जाओगे, 2 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का रास्ता है, रास्ते में 500 आदमी छींक रहे, उससे कोई देखना नहीं चाहिए, विचार भी नहीं करना चाहिए। केवल आप अपने घर से निकलते समय और सामने वाले के ऑफिस या घर में एंटर होते समय ही अगर छींक हो रही है तो उसको ही नोटिस करना चाहिए। अब इसमें टोटल 6 छींक होती है। एक तो होती है सामने की, एक राइट साइड की, एक लेफ्ट की, एक पीछे की, 4, एक ऊपर की और एक नीचे की। टोटल 6 तरीके की छींकों का वर्णन है। इसमें कहा है सन्मुख है प्राणनाशाय है। जो सामने की छींक है वो सबसे ज्यादा बेकार है। और दूसरी, मतलब घर से जैसे निकले और निकलते ही किसी ने सामने छींक दिया, वो वाली सबसे बेकार छींक है। इसके अलावा राइट साइड की छींक, वामे च धनक्षयम, यानी राइट साइड की छींक है तो आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम नहीं बनेगा, आपका लॉस ही होगा। पर अगर किसी ने पीठ पीछे छींक दिया तो आप मान के चलो जो काम करने जा रहे हो वो आपका काम 100% होगा। अच्छा। आप घबराओ मत, निकल जाओ, आपका काम बनेगा ही बनेगा। वही अगर छींक लेफ्ट में हो जाए तो ये तो इतनी बढ़िया छींक है, इसका उदाहरण तो रामचरितमानस में भी दिया गया है। अच्छा। रामचरितमानस में जब राम जी जब वन में थे और भरत जी उनके पास आ रहे थे तो सब लोगों को लगा कि ये तो राम जी के ऊपर हमला करने आ रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा भाई युद्ध की तैयारी करो, तो एक उदाहरण आता है कि एतना कहत छींक भई बाहें, कहत सगुनिया खेत सुहाए, यानी कि ऐसे बोला कि युद्ध की तैयारी करो, जैसे बोलते ही उल्टे हाथ में छींक हुई। तो शगुन जानने वाले ने कहा कि अरे नहीं, ये युद्ध के लिए नहीं आ रहे, ये तो प्रेम करने के लिए आ रहे, राम जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए कभी भी लेफ्ट में छींक हो निकलते ही या किसी के भी घर में घुस रहे हैं उसके, तो ये मान के चलो कि आपका काम जबरदस्त होने वाला है। ऊपर अगर छींक हो तो ये है अशुभ है, और अगर नीचे छींक है, जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, किसी ने सेकंड फ्लोर पे छींक दिया तो अशुभ है, नीचे छींक दिया तो ये बहुत शुभ है। तो अगर आप ये छींक से डरे नहीं, आप ये देखें कि कौन सी वाली छींक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और आप इसका पालन करना, देखना, बड़ा ही जबरदस्त रिजल्ट है इसका। अच्छा, यानी ये तो बहुत नई बात हमारे दर्शकों को पता चली है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम काम से जा रहे हैं और छींक कहीं, मतलब हमें तो नहीं पता कि 6 टाइप की छींक होती है और इससे इतना इफेक्टिव होता है, बट आपने जो बताया ये बहुत नई चीज़ है। क्योंकि अगर हम काम से जा रहे हैं और अगर शुभ वाला छींक है तो हमें ज़रूर ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारा काम इससे बनेगा। इसमें एक बस एक थोड़ा सा किंतु परंतु इतना सा है जी, कि जब भी 2 बार छींक हो तो उसको फिर वो छींक को इस शगुन शास्त्र में नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा। इसके अलावा कई आदमी, आजकल तो बंद हो गया, नहीं तो पहले जो नाक के अंदर ना तंबाकू डाल के भी छींका करते थे, अगर ऐसा कोई छींक रहा है या कोई जानबूझ के छींक रहा है तब भी फिर इसको विचार नहीं करना चाहिए। और अगर कोई मान लीजिए किसी के जुकाम है, रोगी है, बुखार है, उसकी भी छींक को वैल्यू नहीं देना चाहिए। अच्छा, जैसे बहुत बार ऐसा होता है और आजकल इंस्टा पे भी बहुत स्क्रॉल करते करते लोग कहीं भी जाना चाहते तो शुभ अशुभ देख के ही निकलते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम घर से निकलते हैं तो हम जिस काम के लिए, अक्सर हम पैसे कमाने के लिए ही निकलते हैं, तो हमें सोचते हैं कि हम जिस काम से जा रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो, वो अच्छा हो। लेकिन बहुत बार ऐसा बताया गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे आपने बताया कि हमें वो चीज़ जो इंट्यूशंस होते हैं वो दिख जाते हैं, यूनिवर्स हमें खुद ही बताने लगता है। तो जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि खाली बर्तन दिख जाना, गैस सिलेंडर वाले का दिख जाना, धोबी का दिख जाना, ये किस उसमें आता है, शुभ में आता है या अशुभ में आता है? देखिए, इसमें जो है, इसमें ये शगुन में ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इसमें जो देखने वाली बात है, देखिए पहली चीज तो प्रकृति क्रिय कर्माणी हम करतासी मूर्त है, यानी जो करती है ना वो मदर अर्थ जो है, नेचर अर्थ, वो अपने आप उसने सब चीज पहले से डिसाइड कर रखा है कि क्या होने वाला है, और वो आपको
किसी भी काम के करने से पहले इंडिकेशन देने लग जाती है। तो आप जब भी घर से बाहर निकले तो आप देखें आसपास में, देखें कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। अगर वहाँ पे लेट्स से कि कोई सब्जी वाला है, हरी भरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स वाला है, वो बहुत अच्छा है। आप देखिए कि कोई अगर दूध वाला आया हुआ है तो अगर उसके साथ दूध के साथ में अगर दही भी है, घी भी है, या उसके साथ कुछ और खाने के आइटम है, तो ये बड़ा ही जबरदस्त शगुन है, बहुत पॉजिटिव शगुन है। पर केवल दूध वाला है तो वो, अगर केवल मान लें दूध के पैकेट लेके जा रहा है तो वो एक इतना बढ़िया शगुन नहीं है। उसमें जब भी आप किसी काम में जाएंगे तो आपको बाधा परेशानी के साथ ही काम बनेगा, इजी वे में काम नहीं बनेगा। इसके अलावा पहले के ज़माने में जो है लेडीज़ लोग जो है ना घड़ा भर के पानी का लाती थी, पर आजकल समय बदल गया। आजकल पानी के कैंपर आते हैं, बोटल्स आती है, तो अगर कोई भी जा रहे हैं वो पानी की बोतल अगर आपको सामने से मिल रही है, बहुत अच्छा शगुन है। आप मान के चलें कि आपका काम होगा ही होगा। या कई लोग जो सफाई करते हुए मिल जाते हैं, झाड़ू लेके मिल जाते हैं, वो सबसे बढ़िया शगुन है। बस ये है कि उसके हाथ में कचरा नहीं होना चाहिए। अगर कचरा है तो ये अपशगुन है, इसके अलावा ये शगुन है। इसमें केवल ध्यान देने वाली, कई लोग क्या है कि डर जाते हैं, वो रेगुलर जाने के लिए भी ये देखते हैं कि अपने शगुन देखते हैं। देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, और पहला ही शगुन देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रास्ते भर में 20 शगुन आ रहे हैं तो 20 को देखते जा रहे हैं। केवल पहला निकलते समय और एक सामने वाले के पहुंचते समय, इसके अलावा कोई भी शगुन को नहीं देखना चाहिए। जैसे आप शगुन की बात बता रहे हो, तो जैसे बहुत बार ऐसा हमने सुना भी है, बट मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि हम दर्शक को बहुत पारदर्शिता देना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत नॉलेज है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को हर छोटी छोटी बात पता चले। तो अक्सर लोग बोलते हैं जैसे जिस काम के लिए, जैसे मान लीजिए मैं जा रही हूँ और मैं अपने मान लीजिए मेरे किसी ऑफिस में मेरा काम बनना है, इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, तो बहुत बार लोग कहते हैं कि आप अपना पैर ऐसे रखो, दायां पैर रखो, बायां पैर रखो। तो ये क्या है? मतलब देखिए, ये क्या है, एक विद्या होती है जिसे बोलते हैं स्वर शास्त्र जी। ये अपने आप में बड़ी ही चमत्कारिक विद्या है जी। और अगर इस विद्या का अगर आप यूज करेंगे, फॉलो करेंगे, तो देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप थोड़ा सा अपने शरीर के जो सांस लेते हैं, नोस्ट्रल जो है, उसमें देखें कि लेफ्ट में आ रहा है या राइट में स्वर चल रहा है। 3 स्वर होते हैं, लेफ्ट का, राइट का और दोनों का, जिसे ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां होती है। तो जिस भी किसी के जा रहे हैं तो आपका पहले तो देखिए कि कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट का नोस्ट्रल चल रहा है या राइट का चल रहा है, स्वर चल रहा है। तो वही हाथ, वही पैर आप उस ऑफिस में, घर में या घर से निकलते समय वो पहले बाहर निकालें, और बहुत अच्छे इसके पॉजिटिव रिजल्ट है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप ये भूल भी गए, ये चीज़ करना भी भूल गए हैं, तो आप इसमें ये देखें कि जिस भी आदमी से आपको प्रॉफिट लेना है, जो आपका स्वर चल रहा है उसको उसी तरफ बिठाइए। मान लीजिए कि मेरा अभी मेरा लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो कोई भी अगर आदमी जिसको मेरे को प्रॉफिट लेना है, बेनिफिट लेना है, तो मैं उसको मेरे लेफ्ट साइड में बिठाऊंगा। तो मेरे मन के मुताबिक वो अपने मैक्सिमम काम, मेरे जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा डिजायर है, वो काम वो उसी हिसाब से वो करेगा। तो ये चीज़ें हमारे ऋषि महर्षियों ने इस पर रिसर्च करी है, और रिसर्च करके, और इस चीज़ को अब आजकल ये जो वर्ड आ गया मैनिफेस्टेशन, ये सब चीज़ें वहीं से तो निकली है। तो ये शास्त्र में पहले कहा कि मैनिफेस्टेशन के साथ साथ में अगर आप मैनिफेस्टेशन भी करते हैं और स्वर विद्या को ध्यान में देते हुए मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो आपका काम 100% बनेगा ही बनेगा। जैसे कि आप वास्तु के जो आपका क्षेत्र है, आपको बहुत अनुभव है, आप 3rd जनरेशन हो अपनी फैमिली से, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है। लेकिन मैं दर्शकों को ये इसलिए बता रही हूँ कि जैसे हम ऐसे ही नहीं कि कुछ बता रहे हैं, जो हमारे सर हैं वो प्रॉपर ऐसा करते हैं कि प्रॉपर रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ों को देख के ही वो नॉलेज में बता रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया भी कि बहुत सारे केसेस को देख के फिर एक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं, और ऑफकोर्स 3rd जनरेशन, तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज है इस चीज़ के लिए। तो जैसे अभी हम शगुन शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें कोई काम बनाना है, जैसे बहुत बार होता है कि हमें भी पता है, जैसे आपने कहा कि वो तो लिखा हुआ है किस्मत में, पर फिर भी इंसान चाहता है कि मैनिफेस्ट कर रहा है उस चीज़ को, तो चाहता है कि वो हो ही जाए। तो पहला तो ये कि वो मैनिफेस्ट किस तरीके से करे, और दूसरा, अगर शगुन शास्त्र में ये चीज़ पॉसिबल है कि जो चीज़ हमें लग रहा है कि 95% हम ट्राई कर चुके हैं, नहीं हुआ, लेकिन 5% फिर भी उम्मीद है कि हम कर सकते हैं या हो जाए, क्या पता, तो वो कैसे हम उस चीज़ को अपने पक्ष में ला सकते हैं? देखिए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप अपने जो नाड़ी ही, मैंने आपको 3 नाड़ियां बताई थी, ईड़ा, पीड़ा और ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जब दोनों चलती है
उन दोनों नाड़ियां वो दिन के अंदर एक बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चलेगी। उस समय जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, आपका काम मान के चलें कि वो ही चीज लिखी है वो होके ही रहेगी, वो अटल हो जाएगी। तो जब दोनों नोस्ट्रल चले उस समय आप मैनिफेस्ट करें, सोचे, आप देखना 100% आपकी चीज होगी। दूसरी चीज, जब भी किसी भी काम के लिए आप निकले, मान लीजिए घर से निकल रहे हैं, तो आप पहले तो ये नोटिस करें कि आपके आसपास के शगुन क्या दिख रहे हैं आपको। अगर अच्छे शगुन हैं तो आप निकलिए, अगर अच्छे शगुन नहीं है तो रुक जाइए, 10 मिनट 15 मिनट आप रुकिए, चाय पानी पी करके फिर आप घर से निकलिए। नेक्स्ट आप देखिए कि सामने वाले के जब भी जा रहे हैं तो उसके उस ही स्वर की दिशा में बिठाए जो स्वर आपका चल रहा है, तो भी आपका काम निश्चित रूप से बनेगा। आप थोड़ी सी इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे ना, देखना बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे। 2-3 चीजों का आपको मैं शगुन का और बता देता हूँ, वो भी मिल जाएंगे तो मेरा मानना है कि काम बनेगा ही बनेगा। एक तो जब भी जाते हैं, निकलते ही अगर आपको गाय मिलती है, हाँ, बहुत जबरदस्त शगुन है। इसके अलावा अगर आपको डोंकी, गधा, वो लेफ्ट साइड में मिल रहा है तो ये मान लीजिए काम आपका बनेगा ही बनेगा, चाहे कुछ भी कर लो। और अगर वो राइट साइड में है, यानी आप जब जा रहे हैं आपके राइट में है, तो काम नहीं बनेगा। अगर आपको जाना, मान लीजिए अगर जरूरी ही है, तो उस गधे को लेफ्ट में लेके निकलें। आप देखो, ये देखिए काम बनेगा ही बनेगा। अब अभी एक बातें करते में, जैसे अभी क्या है कि लोगों को लगेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ये तो हंसी मजाक टाइप की बात है। मतलब मैं आपको चैलेंज करके दे सकता हूँ, आप एक बार करके देखिए। निकलने लगे और घुसने लगे, देखो बीच का नहीं, 100% होता है। मेरे पास तो मतलब इतने एग्जाम्पल्स हैं कि एक बार हम कहीं सनसेट देखने जा रहे थे, मैं था और मेरा फ्रेंड था। तो वो जो है वो अच्छा मॉडर्न पढ़ा हुआ, कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ है, और वो जाने लगे तो हमारे राइट साइड में मेरे को डोंकी दिखा। तो हम जब जाने लगे तो मैंने कहा कि अब नहीं चलेंगे, आज कुछ नहीं होगा। तो अरे बोला, रवि जी आप क्या बात कर रहे हो, इस एज के अंदर भी आप ऐसी बात करते हो, ऐसा होता है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं चलें तो ठीक रहेगा, पर उन्होंने मेरे को इंसिस्ट किया, नहीं चलते हैं, कुछ नहीं होता, सब मन की बहन है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अब हम जा रहे हैं ऊपर, मुझे नहीं पता, पर हमारा जो ये जर्नी है वो बढ़िया नहीं रहेगी। कैसे बढ़िया नहीं रहेगी मुझे नहीं पता। हम ऊपर पहुंचे तो जो हम सनसेट देखने पहुंचे, वहां बैठने की एक तो व्यवस्था नहीं थी, इतनी जबरदस्त धूप थी, तो हम मतलब परेशान हो गए। हम करीब 4-4:30 के आसपास चले गए थे। 1 घंटे बैठने के बाद में अचानक से बादल आ गए और उसने पूरा सनसेट को कवर कर लिया। हम लास्ट में बिना सनसेट देखे हुए हम परेशान होकर के नीचे उतरे। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि भाई आज तुम्हारे मैं शगुन शास्त्र को मान गया। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और भी अगर आपको मैं बताऊं, आप खुद देखिए ना, 100% मतलब ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। यहाँ तक अपन तो देखिए हमारी बुद्धि में ये डाल दिया गया कि शगुन वगुन कुछ नहीं होता। देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। बिल्कुल, बिड़ला जी का किस्सा सुनाता हूँ। बिड़ला जी के जो मैंने भी ये किस्सा जो है ना अपने गुरु जी से सुना था। बिड़ला जी के गुरु हुए हैं गणेशी लाल जी। तो वो उन्होंने बिड़ला जी को, जेडी बिड़ला जी को मुहूर्त निकाल के दिया कि आप जब घर से निकले तो इस तारीख को इतनी बजे इतने मुहूर्त बज के जो मिनट पे आप निकल जाइएगा। फर्स्ट टाइम जब वो बिजनेस करने निकले तब की बात है। तो उस समय एक काला सांप आया और उसके ऊपर एक सोन चिड़ी आके बैठ गई। ये एक विशेष तरीके की पक्षी होता है जो राजस्थान में ज़्यादातर पाया जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में और कुछ पार्ट में उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया शगुन के रूप में माना जाता है। पर काला नाग जो है वो अपशगुन के रूप में माना जाता है। तो बिड़ला जी डर गए, वो वापस अपने गुरु के पास गए कि गुरुजी ये तो मेरे को अपशगुन मिल गया। तो गुरुजी ने उनको डांटा, बोला तूने क्या किया, तूने मेरा सारा मुहूर्त खराब कर दिया। अब जो तेरे को बनना था उस 16 आने का तू एक ही आना रहेगा। अब तू चला जा और वापस लौट के यहाँ मत आना, तेरा भाग्य चमकेगा। तो वापस से बिड़ला जी गए और जहाँ तक मैंने सुना है कि बिड़ला जी लौट करके अपने गांव वापस कभी नहीं गए, क्योंकि वो उस मुहूर्त को टालना नहीं चाहते थे। अब देखिए हमारे आम लोगों को हमारे को ये क्या चीज़ सिखा दिया कि नहीं शगुन वगुन कुछ नहीं होते। बिड़ला जी मान रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले मान रहे हैं, और जो अंबानी जी मान रहे हैं, पर हम जो आम आदमी है उनको लगता है ये क्या बातें हैं। तो देखिए यही बात है कि इसको जो है ना मिलेनियर्स जो है वो नहीं मानते, लखपति लोग नहीं मानते, अरबपति खरबपति लोग इस चीज को मानते हैं।
और शगुन बहुत ही मतलब अपने आप में एक शगुन शास्त्र बहुत वैल्यूबल है, इससे हमें पता लग रहा है आपकी बातों से, क्योंकि सच में आज की जनरेशन तो बिल्कुल ही, जो हमारी जेन जी जनरेशन है वो तो बिल्कुल ही नहीं मानती है, और जो बीच वाले हैं वो बेचारे कंफ्यूज घूम रहे हैं कि हम माने कि नहीं माने, करें क्या। तो जैसे और अगर शगुन शास्त्र में हमें कुछ और आप गाइड करना चाहो, मतलब अच्छे फल के लिए, या जैसे विद्यार्थियों के लिए पर्टिकुलर, या फिर जिनको शादी करनी है जी, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहें हमें? बिल्कुल बताना चाहूंगा जी। शगुन इसमें लिए क्या करना चाहिए, जब भी आप किसी के जाएं तो देखिए, वैसे तो क्या है कि नेचुरल जो शगुन मिलता है उसी की है, पर फिर भी अगर हमारे को कुछ करना है तो एक, जैसे हमारे कोई भी घर, जैसे घर से निकलते ही किसी लेडी को अगर हम वहाँ खड़ा कर दें, जो हाथ में दूब लेके सब्जी लेकर के खड़ा कर दें, तो ये आर्टिफिशियल एक शगुन बनाए जाते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ाई जाती है, तो मैंने देखा है कि वो काम बनता ही बनता है। आप जब भी घर से निकले, आप कोई भी देवता का, स्पेशली शादी के लिए निकल रहे हैं या किसी स्पेशल काम के लिए निकल रहे हैं, तो एक गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जो है वो याद करके निकले। मेरा पूरा विश्वास है कि काम बनता ही बनता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ आप करें, आपके लाइफ में 100% पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ये तो हमने बात की शगुन शास्त्र की, लेकिन आपको नॉलेज इतना है कि हम चाहते हैं कि हम सब कुछ निचोड़ लें, कि हमारे दर्शकों को वो एक, जहाँ वो नॉलेज में फंसते हैं या उनको अच्छी पारदर्शिता या सही लाइन लेंथ नहीं मिल पाता है, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे आपको एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत अच्छी नॉलेज है, तो थोड़ा हम इस पर भी बात करें, और साथ ही साथ वास्तु का भी हम बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि दर्शकों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है कि बहुत चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वो, एस्ट्रोलॉजी में भी, वास्तु में भी। शगुन शास्त्र का तो मुझे ही सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा इतनी चीज़ें, मतलब एक्चुअल में सच बताऊँ तो मैं भी थोड़ा कम मानती थी, बट अब मैं प्रॉपर मानने वाली हूँ। तो जैसे हम बात करें कि जैसे बहुत लोग की जो शादी होती है वो बहुत देर में होती है, या फिर शादी की जो देरी है, क्या वो भी वास्तु शास्त्र में आता है या फिर ये एस्ट्रोलॉजी में आ जाता है? पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी। एक चीज तो मैं आपको बड़ा आसान क्लियर कर देता हूँ। देखिए, वास्तु और ज्योतिष एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर आप इसको सोचें कि वास्तु अलग है, ज्योतिष अलग है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली में ये दोष लिखा हुआ है कि आपकी शादी लेट होगी, तो आपको ऑटोमेटिकली कमरा ही वो मिलेगा जो आपको रोकेगा। ओके। अगर आपको कमरा, अगर मान लीजिए कि साउथ वेस्ट का कमरा मिल गया या नॉर्थ ईस्ट का कमरा मिल गया, तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं ये लिखा है कि भाई तेरी शादी में बाधा होना है, तुम्हारी शादी में परेशानी होना है, तभी वो कमरा मिला, नहीं तो कमरा भी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। इसके अलावा मान लीजिए कि किसी की भी लाइफ में अगर अपने फैमिली के साथ में डिस्प्यूट है, वाइफ के साथ में डिस्प्यूट है, तो उनका कमरा शेरमुखी ही होगा। ओके। क्योंकि वो तभी वो तो अग्रेशन आएगा ना, नहीं तो अग्रेशन आएगा ही नहीं। उसका कमरे का मतलब अग्निकोण बढ़ा हुआ मिलेगा, या कमरा शेरमुखी आगे से चौड़ा होगा, पीछे से छोटा होगा। अदरवाइज तो वो चीज 99% होगी ही नहीं। यानी जो हमारा जो शादी में विलंब है वो कहीं ना कहीं वास्तु का भी इफेक्ट है प्रॉपर। जी, शादी का विलंब जो है वो वास्तु का भी है और ज्योतिष का भी है। देखिए, बिना दोनों के बिना ये चीज संभव ही नहीं है। अच्छा, जैसे बहुत बार ऐसा होता है, और आजकल तो इतना कहते हैं युद्ध भी छिड़ा हुआ है, जैसे अनिरुद्धाचार्य का भी बयान आया हुआ है, साथ ही प्रेमानंद जी का भी बयान आता रहता है, लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि चरित्र का भी खराब होना, ये भी वास्तु का ही इफेक्ट होता है। देखिए, दो चीज है जी। चरित्र का खराब होना, पहली चीज तो अगर आदमी का चरित्र खराब है तो उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरे मानना तो ये कि वो एक चीज जो है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स है। उसमें माता पिता का भी एक अहम योगदान है, उसमें यार दोस्तों का भी एक अहम योगदान है, उसमें उनके जो पार्टनर्स हैं उनका भी एक अहम योगदान है। ये जो चरित्र जो गड़बड़ होता है, ये इसको आप दो कैटेगरी से देख सकते हैं। पहला तो देखिए आप एस्ट्रोलॉजी से, किसी का भी लगन और लग्नेश अगर पापी ग्रहों के बीच में, मैलेफिक प्लैनेट्स के बीच में है, तो उसका चरित्र गड़बड़ होगा ही होगा। लड़की का अगर मंगल किसी भी शुक्र के साथ में, राहु के साथ में अगर वो है, तो उसके कैरेक्टर में इशू आएंगे। सेम लड़कों के बीच में है, अगर वो शुक्र के साथ में, अगर उसका मंगल के साथ में संबंध, राहु के साथ में संबंध अगर है, अष्टम भाव का कोई भी है, तो उसका चरित्र कितना ही लाख उपाय कर लीजिए वो गड़बड़ी ही होगा। वास्तु के अंदर अगर पूर्व कोना, ईस्ट का कोना अगर गड़बड़ है, ईस्ट में ज़्यादा पावर है, या ईस्ट ज़्यादा ओपन है, या ईस्ट में गलत दिशा में दरवाजा है, तो उस घर के मेल
वो कैरेक्टर के उनका गड़बड़ मिलेगा ही मिलेगा। साउथ दिशा के अंदर अगर कोई भी वाटर एलिमेंट है, तो अगर साउथ से साउथ ईस्ट की तरफ अगर वाटर एलिमेंट है, तो उस घर की फीमेल जो है उसका वहाँ इशू आएंगे जी। तो जैसे ही बातों का सिलसिला बढ़ते जा रहा है और इंटरेस्टिंग बातें भी निकल के आ रही हैं, बारीकियां भी हम समझते हुए जा रहे हैं, लेकिन जैसे हम वास्तु की बात जब भी करते हैं तो हम स्टार्ट वही है कि जीवन का हो चाहे घर का हो, हम जब नींव रखते हैं तो नींव रखना और सही टाइम पे रखना और किस हिसाब से रखना, ये कितना ज़रूरी है। देखिए, कोई भी काम अगर शुरुआत अगर बढ़िया रहती है तो वो आगे तक बढ़िया ही बढ़िया चलता है। इसीलिए हर जगह अगर स्टार्टिंग बहुत अच्छी रहती है, आप देखिए कोई भी काम को शुरुआत करें, अगर पहले दिन से ही वो स्मूथ होता है, तो मेरा मानना है, मेरा देखा गया है कि वो चीज़ रुकती नहीं है, मकान वो अच्छा बन के जाता है और उसमें रहने वाले भी जो है बड़े सुख से रहते हैं। नींव के विषय में ये परसेप्शन है कि हमेशा नींव, लोग आम आदमी मानते हैं कि हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही नींव लगाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नींव जो है वो सूर्य संक्रांति के हिसाब से, जैसे सूर्य का जो ट्रांजिट होता है उसके हिसाब से मकान के 4 कोनों में लगती है। इसमें एक कोना नॉर्थ ईस्ट का भी होता है जी। तो आम लोगों में ये बात बनी कि पूजा का कौन सा कोना है, तो ये बोला गया कि नॉर्थ ईस्ट का। तो जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने शास्त्रों को गहनता से नहीं पढ़ा, वो सारे आदमी नॉर्थ ईस्ट में नींव लगाते हैं और उसको ये समझते हैं कि नहीं नॉर्थ ईस्ट में लगा रहे हैं वो ठीक है। ऐसा नहीं है, 4 कोनों में लगाने चाहिए। अगर नींव गलत दिशा में लग गई तो उससे भी आदमी का जो मकान है या जिसका भी जो मकान बना रहे हैं वो अधूरा रह सकता है, उसमें घुसते ही परेशानी आ सकती है और उस मकान के अंदर घुसने के साथ साथ में मतलब तकलीफें कभी कम नहीं होगी, चाहे कितनी भी आप वास्तु करवा लें। तो नींव का जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे ये आपने नींव का बताया, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जब भी वास्तु की अपनी बहुत महत्वता है, लोग ये भी कहते हैं कि जो सोने का डायरेक्शन होता है अगर वो भी सही नहीं है तो जीवन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो किस डायरेक्शन में सोना सही है, या फिर जैसे हमें अपने धन की वृद्धि करनी है या कुछ ऐसा पर्टिकुलर भी होता है वास्तु में कि अगर धन की वृद्धि करनी है तो आप इस डायरेक्शन में सोएं, या आपने आपको मेंटली सुखी रखना है तो इस डायरेक्शन में सोएं, तो कुछ ऐसा? जी देखिए, अगर आपको पीस चाहिए लाइफ में, शांति चाहिए, तो आप एक तो ईस्ट दिशा में, मतलब घर के पूर्व दिशा में जाकर के सोएं या पूर्व ईस्ट में रूम में जो बेडरूम है वहाँ सोएं, आपको शांति की अनुभूति होगी। आप काम रहेंगे अध्यात्म में, पढ़ने में, और आपकी जो मॉरल जो चीज़ें हैं उसके अंदर आपकी रुचि बनती रहेगी। आप पैसे से, मनी से या उससे आप डिटैच होते जाएंगे। साउथ में सोते हैं, ये दिशा यम की दिशा है। साउथ में सोने से आदमी का ग्रोथ की तरफ ही ध्यान रहता है, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, फैमिली की ग्रोथ हो, पर्सनल ग्रोथ हो या वो सोशल ग्रोथ हो, वो साउथ में सोने में रहता है। वेस्ट की दिशा में अगर आप सोते हैं, वेस्ट से मेरा मतलब वेस्ट जोन में अगर आप सोते हैं, ये दिशा भी बहुत अच्छी दिशा है। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, उस मैनिफेस्टेशन को प्राप्त करने के लिए या उस चीज़ों को जो डिज़ायर आपने करी है उसको करने के लिए आप एफर्ट्स डालते रहते हैं, और ये चीज़ यहाँ सोने से, पश्चिम दिशा में सोने से भी बहुत अच्छी ग्रो मिलती है। नॉर्थ डायरेक्शन में मैरिड कपल के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में सोना वो बहुत अच्छा है। नॉर्थ में सोने से वो अपनी फैमिली लाइफ जो है वो एंजॉय कर पाते हैं। इसमें अगर आपका, ये मैं बात कर रहा हूँ घर के जोन की, अब बात कर रहा हूँ सराहने की। ईस्ट में सराहना रख के सोने से हमेशा भगवान में ध्यान रहता है, आदमी का लाइफ और कैरेक्टर वो बढ़िया रहता है। साउथ में सोने से हमेशा ग्रोथ में रहती है, बिजनेस में दिमाग रहता है, बढ़िया नींद आती है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। इसके अलावा उसकी सोच भी जो है वो पॉजिटिव बनी रहती है। वेस्ट में सराहना रख के अगर आप सोते हैं तो आपकी नींद टूट के नींद आती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसमें मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो आपको इस वजह से नींद पूरी नहीं होती। जब भी आप ट्रैवल करें तो आप वेस्ट में सराहना करें। अगर आपको कम सोना है, जैसे स्टूडेंट को अगर कम सोना है, तो अगर वो वेस्ट में भी सराहना करते हैं तो भी उनके लिए चल सकता है। नॉर्थ में सराहना रखना बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है। सबसे पहले तो नॉर्थ में सराहना रखने से आदमी की उम्र कम होती है, हेल्थ के इश्यूज आते हैं, उनके पेट का डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ रहता है। मैंने देखा कि जो भी नॉर्थ डायरेक्शन में सराहना रख के सोता है उसके
पेट में आइदर स्टमक इन्फेक्शन होता है या पेट में ब्लोटिंग की शिकायत रहती है। तो सोना जो है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहाँ सो रहे हैं और कैसे सो रहे हैं, ये दोनों ही ठीक होना जरूरी है। तो जैसे आपने अभी भी बताया और आपने थोड़ी देर पहले भी मुझे बताया था कि जैसे आपकी जो वास्तु की दिशा होती है वो आपको खुद चूज़ कर लेती है और आप एक या तो अच्छा होने लगता है या अगर आप गलत डायरेक्शन में तो आपके साथ बुरा भी होता है। तो जैसे पर्टिकुलर जैसे हम एक आम तौर पे एक जो सिनेरियो दे सकें दर्शकों को कि कौन सी जैसे हम पता करना चाहें कि हमें कौन सी दिशा सूट कर रही है, तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं? देखो, इसका सबसे इजी तरीका तो ये है कि आप अपनी खुद की पास्ट की हिस्ट्री चेक करके भी आप कर सकते हैं। आप देखिए कि जिन जिन मकानों में रहे वो अगर ईस्ट फेसिंग रहे तो उसमें कैसी ग्रोथ रही, वेस्ट फेसिंग रहे तो कैसी ग्रोथ रही। कई लोगों को साउथ में भी एक्सेप्शनल ग्रोथ मिलती है और वो नॉर्थ में जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो एक अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आप चेक कर सकते हैं लिस्ट बना करके। इसके अलावा दूसरा और जो दी बेस्ट सॉल्यूशन है वो है कि आप अपनी हॉरोस्कोप के थ्रू आराम से किसी भी विद्वान ज्योतिषी को दिखा करके ये आराम से पता कर सकते हैं कि आपको कौन सी दिशा सूट होगी या नहीं होगी। और जैसे एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगी कि जैसे वही बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात होती है, तो तंत्र विद्या को कैसे देखते हो आप? और अगर ये नेगेटिव है तो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे बहुत बार होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ किसी ने कुछ कर दिया है या कुछ बुरी नज़र लग गई है, तो इसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे साथ कुछ हुआ भी है या नहीं, और इस वास्तु में इसकी क्या रेमेडी है ठीक करने के लिए? देखो, तंत्र विद्या जो है अपने आप में जबरदस्त विद्या है। ये विद्या ऐसी है कि अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये किसी भी लेवल पे पहुंचा सकती है। गलत तरीके से कर रहे हैं तो आपकी लाइफ को ये डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तंत्र विद्या के लिए कहा है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, अगर आपके इंटरेस्ट की मूवी होगी तो आपका सारा फोकस वहीं होगा। पर वहीं अगर मान लीजिए किसी बच्चे के सामने न्यूज़ चला दिया तो वो ध्यान ही नहीं देगा। अगर उसके सामने कार्टून चला दिया तो उसका ध्यान वहाँ है। अब वो भोजन भी कर रहा है तो उसको ये नहीं पता कि वो क्या खा रहा है। तो ये जो ध्यान है यही तंत्र में है। तो तंत्र के माध्यम से ध्यान बड़े आसानी से लगता है। तंत्र के माध्यम से जो है वो सिद्धि की प्राप्ति, आप जो डिजायर करते हैं वो बहुत ही जल्दी आपको प्राप्त हो जाती है। तो तंत्र गलत तो नहीं है, पर उसका इस्तेमाल करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। अब अच्छी बात ये कि आप ये कैसे जानो कि आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव हुआ है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले जिसके भी घर में तंत्र का प्रभाव होता है उन घर के अंदर आप देखो एक अजीब सी स्मेल मिलेगी। आप घुसोगे ना उसके घर के अंदर तो एक नेगेटिव सी स्मेल मिलेगी कि यहाँ कुछ बदबू टाइप की स्मेल मिलेगी। तो यानी वहाँ पे तंत्र हो रखा है या वहाँ भूत प्रेत पिशाच का 100% वहाँ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। दूसरी चीज, वहां पे आप देखेंगे तो दीवारें आपको गंदी मिलेगी, टूटी फूटी मिलेगी, दरवाजे टूटे फूटे मिलेंगे, कांच टूटे फूटे मिलेंगे वहां के। तो ये चीजें आप उसके आउटर एनवायरनमेंट को भी देखेंगे ना तो उनका दरवाजा निश्चित रूप से टूटा हुआ मिलेगा। कांच कोई ना कोई लाते हैं और वो वापस से कांच टूट जाता है, फिर ठीक कराते हैं, फिर टूट जाता है। तो यानी वहां पे तंत्र का प्रभाव है। इस तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तीसरी चीज, जो तंत्र में जो मान लीजिए किसी की मानसिक स्थिति है, खूब उपाय कराने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, दवाई खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, उनके मन मुताबिक काम करने के हिसाब से भी वो उनकी मानसिक स्थिति में ठीक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तंत्र है। तंत्र का विधिवत अगर करते हैं तो उसका काट भी संभव है। तंत्र के लिए कभी भी देखिए दो तरीके के देवता होते हैं। एक तो होता है सौम्य देवता, एक होते हैं उग्र देवता। तो तंत्र के लिए उग्र देवता का ही आह्वान किया जाना चाहिए या उग्र देवता की ही भक्ति करी जानी चाहिए। उग्र देवता में हो गए हनुमान जी, उग्र देवता होते हैं। इसके अलावा दुर्गा जी, काली, इसके अलावा आप देखें भैरव, इनकी उपासना करने से आपको तंत्र का काट संभव है। एक इसमें दो देवता का मैं आपको विशेष बता रहा हूँ। शिव का भी अघोर स्वरूप है, एक शिव का अघोर मंत्र है, अगर उसका भी जाप करते हैं तो भी तंत्र का नष्ट हो जाता है। एक जो चीज़ है वो है नरसिंह देवता की अगर पूजा करें, नरसिंह भगवान की पूजा करें तो भी तंत्र जो है नष्ट हो जाता है। इसमें नरसिंह गायत्री मंत्र है। जिस भी घर में तंत्र का लगे उसके घर के जो आदमी है वो डेली उसको 108 बार करे, लोबान जला करके या धूप जला करके और दीपक जला करके देसी घी का आप नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें। अगर कोई तंत्र किसी ने कर भी दिया है तो उसी दिन से उसकी काट होना ये मान लो चालू हो चुकी है। ओके तो यानी हम नेगेटिव एनर्जी में अगर घिरे हुए हैं तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं कि हम उससे जानकर अपने आप को आगे अच्छे वे में
ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ स्तुतियां हैं और ये हनुमान जी की पूजा है कि हम इससे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हमने शगुन शास्त्र की भी बात करी, तो मैं इसमें जानना चाहती हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट देती है, तो फिर हम कहते हैं अरे यार अभी तो नहीं जाना क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या वी कैन लाइक कि वेट करते हैं हम कि अच्छा ठीक है 1% थोड़ा गुजर जाए फिर हम वहाँ से निकलेंगे। तो क्या सच में ये शगुन में आता है? नहीं, बिल्ली का काटना जरूर शगुन में आता है। और ये बिल्ली का काटना केवल अपशगुन ही नहीं है, इसमें एक शगुन भी है। जब भी बिल्ली आपको देख करके अगर रास्ता काट रही है, तब ये शगुन जो है ना वो मायने रखता है। अगर वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है बिल्ली, यानी आपके राइट हैंड से अगर वो लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव शगुन है। अच्छा। पर अगर वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अपशगुन है। तो अब आप ये देखो कि पहले तो ये देखो कि वो शगुन है या अपशगुन है। अगर वो शगुन है तो फिर जाइए, आपका काम बनेगा। पर अगर वो अपशगुन है तब थोड़ा वेट करें, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट कुछ रुके, फिर आप जाइए। फिर वो आपके लिए उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहेगा। आपने बहुत नई चीज़ बताई, क्योंकि अक्सर जब भी हम सुनते हैं तो सोचते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम नहीं जाते ही नहीं हैं, बट ये शगुन पे भी होता है। ये हमें दर्शकों को नई चीज़ें ही पता लगी हैं एंड आई होप कि वो अपने लेफ्ट राइट का केयर करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जैसे मैं चाहती हूँ कि जो हनुमान जी हैं वो बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं, कहते हैं कलयुग के अवतार ही वही हैं, हर जगह पे कलयुग में याद करो तो हनुमान जी होते हैं। तो ये तो एक बात कही गई है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या हनुमान जी वाकई में शक्तिशाली हैं, कलयुग में हैं, या उनकी पूजा सब चीज़ों पे भारी होकर निवारण बनती है? देखिए, हनुमान जी जो है जैसे रुद्र का, शिव का एक अंश है। जैसे 11 रुद्र, उसमें से एक रुद्र हनुमान जी को भी माना गया है। तो वहाँ पे शिव जी की भी उनको पावर मिली हुई है। इसके अलावा माता सीता ने भी उनको स्पेशल पावर दे रखी है, राम जी ने भी उनको स्पेशल पावर दे रखी है। तो इन सब देवताओं की पावर मिलने से हनुमान जी की खुद की पावर, इन देवताओं की पावर, और वो कई गुना बढ़ के हनुमान जी की पावर हो चुकी है। कलयुग में तो स्पेशली हनुमान जी की भक्ति करने से हर चीज़ की प्राप्ति होती है। जो 7 चिरंजीवी हैं कलयुग काल में, उन 7 चिरंजीवियों में एक हनुमान जी भी हैं। अगर हनुमान जी की भी हनुमान जी में भी अलग अलग स्वरूप है। देखिए, एक तो हनुमान जी का स्वरूप है दास स्वरूप में। अगर आपको भक्ति चाहिए तो दास स्वरूप हनुमान जी को भजो, जो भगवान राम के सामने हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं। दूसरे हैं कि अगर आपको उनसे आनंद की प्राप्ति चाहिए, आपको उनसे एक सिंबल चाहिए, तो आशीर्वाद रूपी मुद्रा में जो हनुमान जी बैठे रहते हैं वो भी एक बहुत जबरदस्त चमत्कारी मूर्ति है। उनकी पूजा करने से हर तरीके के काम जो है वो मांगलिक काम होते हैं। तीसरे हनुमान जी हैं वीर हनुमान जी, जो आपने देखा होगा कि हाथ में गदा और पहाड़ लेकर के और उड़ते हैं। ऐसे हनुमान जी को वीर हनुमान जी बोला गया है। जिसको भी किसी कार्य सिद्धि के लिए हनुमान जी की पूजा करेंगे तो वो कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा ही होगा, क्योंकि हनुमान जी लंका की तरफ पहाड़ लेके जा रहे थे, तो उन्होंने दुष्कर कार्य को जो है ना पूरा किया। इस वजह से कार्य सिद्धि के लिए आपको ऐसे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जिसके ऊपर भी तंत्र है, मंत्र है, कोई ऐसा काम है जो कि इम्पॉसिबल काम है, उसके लिए काले हनुमान जी की विशेष रूप से प्रार्थना करी जानी चाहिए। उनकी पूजा करने से हर तरीके का तंत्र मंत्र वो निवारण होता है। कई जगह पर आपको काले हनुमान जी की मूर्ति मिल जाएगी। हमारे जयपुर में भी एक बहुत अच्छे काले हनुमान जी के हैं, गुड़गांव में भी काले हनुमान जी की मूर्ति है। तो आप इन हनुमान जी की अगर पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से मैंने देखा है कि आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो हनुमान जी कलयुग में साक्षात जागृत अवस्था में हैं और सारे देवताओं का पावर मिल करके वो हनुमान जी के पास आ चुका है। तो कलयुग में केवल और केवल मेरा मानना है ये एक ही देव जो है वो बड़े चमत्कारिक स्वरूप में है। अच्छा, जैसे आपने हनुमान जी की इतनी सारी चीज़ें बताई, बहुत बार लोग कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ये एक सच्चाई है या ये मिथ है? और अगर महिलाएं करें भी पूजा तो किस हनुमान जी की पूजा करें? देखिए, ये 100% मिथ ही है। जो हनुमान जी जिसके मान लीजिए सिद्धि मार्ग में है, तो हनुमान जी की देखिए वो पिता रूप में हम उनको पूज सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें ये माना गया है कि जब
स्त्री का जब अशुद्धि काल हो जी। वो 7 दिनों तक वो ना तो दर्शन करें, ना स्पर्श करें और ना ही मंदिर में प्रवेश करें। इसके अलावा आप जैसे हनुमान जी को पूजे, जैसे पुरुष पूजता है, उसमें कहीं कोई मनाही नहीं है। दूसरा आपका सवाल था कि वो किस हनुमान जी को हाँ, पूजे। हनुमान जी का जो भी स्वरूप आपको मैंने आपको बताया हनुमान जी के स्वरूप, आपकी जो कामना है आप उस कामना उस से स्वरूप हनुमान के जी को अनुसार। ढाइए। हनुमान जी निश्चित रूप से आपके हर मनोकामना देखिए पूर्ण करेंगे ही करेंगे। अच्छा, जैसे अभी आपने लाइक पीरियड्स की बात बताई कि अगर ये चीज़ होती है तो मतलब 7 दिन तक नहीं करना चाहिए। तो जैसे उन दिनों में ऐसा तो नहीं है कि सम टाइम ऐसा होता है कि उसी 7 दिन में हम बहुत ज़्यादा भगवान को याद करते हैं, कुछ हमारे साथ घटना घटित हो जाए, तो हमें किस भगवान को याद करना चाहिए या फिर हमें मतलब हम किसकी पूजा कर सकते हैं? देखिए इसमें क्या है, हर चीज का एक क्या शुद्धि काल होता है। जी। इस समय के अंदर ना तो देखिए मंत्र जाप करें, जी। ना आप किसी देवता जी मंदिर के अंदर प्रवेश करें। अगर फिर भी मन में भाव आ रहा है तो मानसिक जाप कभी भी कर लें, उसका कोई मनाही नहीं है। जिस भी अवस्था के अंदर आप मानसिक जाप करना चले, उसमें बोल के नहीं होता, उसके मन के अंदर ही जाप करें तो वो भी उसका भी उतना ही रिजल्ट मिलता है जितना कि मंदिर जा करके करता है। उसके बाद में क्योंकि मंदिर की भी क्या होती है, हर चीज की एक पवित्रता होती है। वो जो मंदिर के नियम बने हैं उनको हमारे को देखिए नहीं तोड़ने चाहिए, पर अगर मन में है तो निश्चित रूप से करना चाहिए। जहां तक बात है कि कौन से देवता की करें, इसमें ऐसा नहीं है। जिसमें आपका भाव, जिसको मिठाई में लड्डू पसंद है वो लड्डू खाए, जिसको गुलाब जामुन पसंद है वो गुलाब जामुन खाए, जिसको नमकीन पसंद है वो नमकीन खाए। ये खूबसूरती केवल और केवल हमारे हिंदू समाज में ही है, और समाजों में तो क्या रिस्ट्रिक्शन कर दिया। तो आपको जिस देवता पे आपका भाव है आप उसमें निश्चित रूप से करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे ये तो हमने सारी चीज़ों को कवर किया क्योंकि दर्शकों को बहुत सारा नॉलेज हमें पहुँचाना था। लेकिन जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि क्योंकि समय का अभाव है, तो मैं जानना चाहूँगी कि अगर जैसे आप थोड़ा-सा वास्तु लोगों को समझाना चाहें विदिन जितना भी टाइम आप देना चाहते हैं उतने में, तो क्या समझाओगे आप कि किन-किन चीज़ों को कैसे ठीक करें? क्या पॉइंट्स रहेगा? तो थोड़ा मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को ज़रूर बताइए। देखिए वास्तु में तो हजारों रूल है, पर आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। जो नेचुरल फ्लो है, जैसे आप घर में घुसते ही सामने कोई चीज की टक्कर नहीं होनी चाहिए। किसी बेडरूम में घुस रहे हैं, वहां पे बेड सामने नहीं आना चाहिए, दरवाजे के बिल्कुल एग्जैक्टली सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो उसकी एनर्जी फ्लो को रोक रहा है। अच्छा। आप किसी में घुसते ही किसी भी घर में जाएं, ऑफिस में जाएं, तो सामने एक पॉजिटिव चीज हो, वहां कोई अच्छा सा प्लांट रखा हो, सुंदर सी कोई पेंटिंग रखी हो, घुसते ही लगे कि नहीं मैं कोई बहुत अच्छी जगह चीज में आया हूँ। कोई डरावनी फोटो नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप जा रहे हैं किसी घर में गंदगी तो सबसे बड़ा दोष है। बेसिक जैसे मान के कोई दीवार टूटी हुई है, ये छोटी छोटी चीजों को आप ऑब्जर्व करेंगे ना। एक्चुअल में चाहे वास्तु के कितने भी रूल लगा लीजिए, पर आपको एनर्जी फ्लो को छोटी छोटी चीजों को सुधारना पड़ेगा। आप रूम में घुसते हैं, वहाँ पे बढ़िया सा इत्र लगा हुआ है, बढ़िया सी फ्रेग्रेंस लगी हुई है। वास्तु अपना जो देवता का काम तो वो करेंगे, पर घुसने ही आपका एक बार के तुरंत ही लगा वाह क्या बढ़िया जगह आ गए, आधा मूड तो आपका वैसे ही सही हो जाता है। तो ऐसे ही आप किचन में जाते हैं, फैला हुआ सामान है, पर नहीं, हमारे को जो जूठे बर्तन है वो जूठे बर्तनों को कोशिश करके रात में करें। कई बार लेट हो जाए वो एक अलग बात है, पर कोशिश करके रात को ही उनकी सफाई करें। तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घुसने के बाद कोई भी चीज़ हमारे एनर्जी फ्लो को नहीं रोके। इसके अलावा बढ़िया लाइटिंग करें, बढ़िया पेंटिंग करें, आदि वास्तु की चीज़ें, तो उससे ही सुधार आना चालू हो जाता है। जैसे अभी आपने बताया रात को जूठन बर्तन नहीं रखना चाहिए, तो जो जूठा बर्तन रखते हैं, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें अक्सर ऐसा लोग कर ही दे रहे हैं, तो क्या इसकी बिल्कुल ही मनाही है? क्योंकि ऐसा मैंने सुना है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो इससे दरिद्रता आती है जूठे बर्तन रात में रखने से? देखिए ये बात तो देखिए फॉर श्योर है कि जूठे बर्तन रेगुलर आप रखते हैं तो वो दरिद्रता ही है। उसको आप देखिए रिलेट करिए ना, आपने जूठे बर्तन रेगुलर छोड़ा तो वहां पे उसमें कुछ ना कुछ फूड वेस्ट तो होगा ही होगा। वो फूड वेस्ट है, वहां पे आप जब मॉर्निंग में आएंगे तो आपको एक अजीब सी स्मेल रहेगी, ठीक है जी। आप उठेंगे, आपको वो स्मेल आ रही है, आपका दिमाग वैसे ही खराब रहेगा कि ये क्या बात हुई। कोई भी नया आदमी लेगा, उसने बोला कहाँ मैं आ गया, खुद भी आते हैं। तो जैसे आप गंदे में रहने लगते हो, वो चीज आपको नहीं पता चलता, पर आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज प्रवेश कर चुकी होती है कि नहीं ये गंदा है। तो जब
आप एक बार गंदा रहना चालू कर दीजिए, आपको गंदे गंदे ही मतलब वही चीज़ आपको अच्छी नहीं लगने लग जाती है। तो ये एक हैबिट नहीं होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि कोई सप्ताह में 1 दिन, महीने में 2 दिन अगर हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोई ब्लंडर हो गया है। इस चीज़ को तो डर से निकाल देना चाहिए। ये कोई ब्लंडर नहीं है, बट ये जनरल बात है कि आप उसको साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। और अगर झूठे बर्तन वगैरह है तो कोशिश करके रात को करें। कई बार नहीं हो रहा तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, जैसे हमने इतनी सारी वास्तु की बात की, तो अक्सर हम कलर पे आ जाते हैं। तो कलर वास्तु क्या होता है और ये कितना प्रभावशाली है हमारे जीवन में? देखिए, कलर वास्तु अपने आप में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें क्या है कि आपको 2-4 छोटे-छोटे एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप नीले कलर में आप थोड़ी देर बैठे, अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है ना, वो कम होने लग जाएगी। अच्छा। आप किसी भी ब्लैक कलर के रूम में जाइए, आपको वहाँ पे वहाँ पे आपको एक नेगेटिविटी सी आपको फील होगी। आप कोई वाइब्रेंट कलर में बैठिए, आपका एक वहाँ पे जाते ही उस जगह का ही ऑरा ऐसा हो जाता है कि कोई मैं बहुत बढ़िया जगह पे आ गया। रोशनी जो है वो डबल हो जाती है, कई जगह रोशनी नहीं आ पाती। तो जितने भी वाइब्रेंट कलर्स हैं वो आदमी के सोच के हिसाब से, आदमी के लुक के हिसाब से, और वहाँ जाते एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। जो भी हमारे जितने भी डार्क कलर है वो घर में नहीं होने चाहिए। बाथरूम्स में भी मैं तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करता हूँ कि नहीं होने चाहिए। लाइट कलर हो, जितने आप डार्क करेंगे वहाँ जाकर के आपको, ठीक है, होटल में, रेस्टोरेंट में, वो एक थोड़े से एरिया में आप वहाँ 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए आप उसको यूज़ करते हैं, वहाँ पर वो चीज़ चल जाती है। पर घरों के अंदर तो नहीं करनी चाहिए। कलर थेरेपी भी बहुत ज़्यादा दमदार है, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बड़ा ही सॉलिड इम्पैक्ट करती है। तो जो दिशा का, जो देवता का जो कलर है, आप वो कलर ही उस घर के अंदर आप यूज़ करें। अदरवाइज वास्तु दोषों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। यानी जो हमारा कलर का इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं वास्तु पे भी आएगा, आपकी पर्सनैलिटी पे भी आएगा, आपके माइंड के ऊपर भी आएगा। तो आज का जो पॉडकास्ट था वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत चीजें सीखी। सगुन शास्त्र सीखा, वास्तु में कलर का क्या इफेक्ट है ये भी सीखा, घर को हम कैसे मैनेज करें कि हमारा जीवन बहुत सुखमय रहे। इवन हम ये भी तक जाने कि बिल्ली जो रास्ता काटती है वो एक्चुअल में सगुन में भी परिवर्तित हो सकता है। और साथ ही हमने बहुत कुछ ये भी सीखा कि अगर कहीं हमारा शादी में देर हो रहा है तो ये बात ऐसा नहीं कि एम ही हो रहा है, हो सकता है आपको जो कमरा मिला है वो ठीक नहीं मिला है, तो कृपया करके उसे चेंज करिए। और हम साथ ही आपको बता दें कि ये पॉडकास्ट जब आप तक पहुँचे तो मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे दर्शक कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे इस पॉडकास्ट को देख के, तो आप हमारे जो कॉमेंट सेक्शन है उसको पूरा भर दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन करिए। हम आपको वापस से रूबरू कराएंगे हमारे मेहमान से, और वो आपको एक एक क्वेश्चन, हम प्रॉपर वो पॉडकास्ट क्वेश्चन आंसर राउंड में रखेंगे और आपके हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से हमें चीज़ें समझाई। साथ ही एक चीज़ और मैं कहूँ कि बहुत चीज़ें हमें नहीं पता थी कि जैसे जो सगुन होता है वो कब अपसगुन में बदलता है, और अपसगुन वाली चीज़ें हमारी इतनी सगुन में होती है, ये तो हमें नहीं पता था। तो आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमारे दर्शकों को दिया, सो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ एक बार और आइए ताकि हम अपने दर्शकों का कमेंट सेक्शन जो क्वेश्चन आंसर आएगा उसको हम रिप्लाई देंगे जी जरूर। बाकी आप जो भी दर्शकों से कहना चाहते हैं, कैमरा आपका है। नहीं, बहुत बढ़िया लगा। आपने बड़े सिंपल जो आम आदमी जो सवाल पूछते हैं वो आपने पूछे, और मेरे को पॉडकास्ट करके खुद को बड़ा आनंद आ गया। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि किसी के भी मन में अगर किसी भी तरीके के सवाल है तो ज़रूर आकर के हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो बेस्ट आंसर है, जो शास्त्र सम्मत है और जो ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, हम आपको उसका बढ़िया से आपका जवाब देंगे। इसी के साथ अब आपसे विदा लेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अपना चैनल। नमस्कार।